Hello students, welcome to the 10th video of this chapter Natural Resources। हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में बातें कर रहे हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल्स की, जिसमें से हमने कौन से साइकिल्स कर लिए। हमने कर लिया वाटर साइकिल, हमने कर लिया नाइट्रोजन साइकिल। अब जो हम लोगों को करना है वो है नेक्स्ट कार्बन साइकिल। और अभी तक तो हम समझ गए होंगे कि साइकिल्स है क्या। ये साइकिल्स बताते हैं कि एक एलिमेंट जो हमारे बॉडी के लिए रिसोर्स है, जैसे वाटर हमारे लिए रिसोर्स था, इट्स अ कंपाउंड। नाइट्रोजन हमारे लिए रिसोर्स है, इट्स एन एलिमेंट जो गोल गोल घूमता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द ग्राउंड टू अस एंड अगेन टू द एटमॉस्फेयर, ये सब होता है। तो कार्बन भी इट विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, पूरा गोल गोल घूम के आएगा, हम बीच में आएंगे और हमसे वापस वो उसी जगह पे पहुंच जाएगा। साइकिल का मतलब वापस वहीं। तो कार्बन कैसे गोल गोल घूमेगा, किस फॉर्म में गोल गोल घूमेगा और कार्बन क्यों चाहिए हमको, ये हमको पहले से देखना चाहिए। सो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम लोग बात करेंगे कार्बन साइकिल की। ओके, कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑन अर्थ। कार्बन is such a versatile compound that it is found at many places. In fact, आप देखा जाए तो from living things, us, to non-living like plastic, to maybe shells और baking soda even, वहां तक भी कार्बन, रबर में भी कार्बन, बहुत जगह पे कार्बन ही है। और भी चीजें हैं, बट कार्बन इज सच a versatile compound that it is found in many places. कहां? इन एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म मतलब प्योर फॉर्म, ओनली कार्बन, नॉट कंबाइंड स्टेट, ओनली एलिमेंट। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। डायमंड वैसे देखने में तो काला कार्बन नहीं लगता, बट डायमंड इज ऑल 100% कार्बन और मे बी सम परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट्स, बट इट इज नॉट अ कंपाउंड, इट्स अ प्योर एलिमेंट ऑफ कार्बन। यस, डायमंड इज कार्बन। तो आप सोच रहे होंगे कि सर डायमंड कैसे बना होगा, कार्बन मिला के डायमंड कैसे बना होगा। सो यस, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। आपको पता है कि वो डीप माइंस में मिलता है, अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस डायमंड बनता है। यस, इट इज ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट। जो पेंसिल होती है उसका जो जिस चीज से आप लिखते हो पेंसिल, दैट इज नॉट लेड, it is actually graphite, so that is also carbon. It's a good conductor of heat. Diamond is also carbon, it's a bad conductor of heat. खैर, अगर आप इतना डिटेल नहीं जाना चाहते, but you can understand that graphite is black, diamond is transparent, bright. They both are pure carbon, they are not combined form, pure elemental carbon. And combined form में बहुत जगह पे कार्बन मिलता है। CO2 आपको पता है सबसे फेमस, हवा में CO2 होता है। कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं। कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स मिनरल्स में मिलते हैं, जैसे लाइमस्टोन वगैरह में जो मिनरल्स है वहां पर आपको ये मिलते हैं। बाय द वे, जो वॉशिंग सोडा है, जो बेकिंग सोडा है, वो भी कार्बन के ये कंपाउंड से ही बना हुआ है, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। प्रोटीन्स, तो ये तो मिनरल्स में मिलता है, ये एयर में मिलता है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, डीएनए, विटामिन, बेसिकली हमारे बॉडी में जो भी है उसमें कार्बन है। सो यस, लाइफ इज कार्बन बेस्ड। हमारे बोन्स तक में जो प्रोटीन्स है, जो फाइबर्स है, वो बेसिकली जो फाइबर्स है वो प्रोटीन के हैं और प्रोटीन में कार्बन होता है। यस, सो वी नीड कार्बन। एंडोस्केलेटन, एंडो मतलब इन, एक्सो मतलब आउट। तो जो एंडोस्केलेटन है, एंडो मतलब हमारे अंदर जो स्केलेटन है उसको आप एंडोस्केलेटन बोलते हो। और जो एनिमल्स शेल्स बनाते हैं, जैसे कि स्नेल आपने देखा होगा, जो शेल्स बनाते हैं, और सी शेल्स भी सी में बहुत सारे शेल्स बनाने वाले एनिमल्स हैं, तो वो भी कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहां मिल रहा है आपको कार्बन। कार्बन आपको मिल रहा है लाइफ में, कार्बन आपको मिल रहा है कंबाइंड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, उसमें भी अलग अलग टाइप के हैं, डायमंड भी है, ग्राफाइट भी है, एंड आवर स्केलेटन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दैट।
सो इस कार्बन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इट इज फाउंड इन सो मेनी प्लेसेस। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी बॉडी कार्बन के बिना तो बन ही नहीं सकती, तो आप सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी में कार्बन आया कहां से। हम जो बात करने वाले हैं अभी कार्बन साइकिल की, दैट साइकिल बेसिकली इज ऑफ CO2। हम CO2 के साइकिल की बात करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम CO2 एंड वी विल एंड विथ CO2 इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, बीच में और भी चीजें होंगी, बट मोस्टली विल फोकस ऑन CO2। ओके, सो कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफ फॉर्म्स बाय फोटोसिंथेसिस। कैसे? CO2 फॉर्म में हम मतलब प्लांट्स उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं प्लांट्स? फोटोसिंथेसिस में से CO2 लेते हैं हवा में से, ओके, उसके बाद H2O लेते हैं रूट्स में से, और सनलाइट के प्रेजेंस में वो लोग बनाते हैं ग्लूकोज। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो ऑक्सीजन वाले में, ऑक्सीजन साइकिल में भी बात करने वाले हैं। तो CO2 और H2O मिलके सनलाइट के प्रेजेंस में, लाइट के, रात में नहीं, लाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये हम लोग यूज करेंगे ऑक्सीजन साइकिल पे। सो CO2 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, CO2 हैज बीन फिक्स्ड, इसको आप फिक्सेशन भी बोल सकते हो, फिक्स किया आपने कार्बन को। ओके, सो ऐसे तो CO2 मैं इनहेल कर रहा हूं, बट क्या मैं कार्बन को इन्वॉल्व करके प्रोटीन वगैरह बना सकता हूं? ऐसे नहीं। तो प्लांट्स उसको फिक्स करते हैं अपनी बॉडी में एंड देन वो ग्लूकोज बनाते हैं और फिर मैं उसको यूज कर सकता हूं। यस, नाउ ग्लूकोज इज आइदर यूज फॉर एनर्जी, सो हम लोग खा लेते हैं उसको, प्लांट्स भी उसको यूज करते हैं फॉर एनर्जी। तो अगर एनर्जी के लिए यूज किया तो द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में सिर्फ सांस लेना नहीं है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास ग्लूकोज है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज हमने खा लिया है, ये दोनों मिलके हमको देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेल कर दिया, वाटर भी साथ में निकला, और एनर्जी। सो अगर हम एनर्जी के लिए ग्लूकोज को, कार्बन के इस फॉर्म को खर्च करें, देन वी विल रिलीज CO2। अब देखो क्या हुआ, कार्बन को लिया, प्लांट ने ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज को हमने लिया और फिर से CO2 बना दिया। तो इसका मतलब हमने शुरू किया था यहां से और अब हम यहां पर वापस आ गए, हवा में हमने इसको रिलीज कर दिया। एंड इफ यू लुक केयरफुली, ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये ऑपोजिट प्रोसेसेस लग रहे हैं। ऑपोजिट कैसे? यहां पर देखो CO2 प्लस H2O मिलके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन, हम लोग ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेके CO2 और H2O बनाते हैं। एनर्जी कोई मैटर नहीं है, एनर्जी तो अलग बात है, बट द पॉइंट इज दैट यहां पे CO2 H2O मिलके ग्लूकोज ऑक्सीजन बने हैं या ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलके CO2 H2O बनाते हैं। सो प्लांट्स ये कर रहे हैं दिन में और हम लोग ये कर रहे हैं एवरी टाइम, ऑल द टाइम। सो CO2 आया लाइफ में, प्लांट्स ने खाया, प्लांट्स को हमने खाया, प्लांट्स ने भी रेस्पिरेशन किया, हमने भी रेस्पिरेशन किया और ये वापस भेज दिया। सो ये हो गया कार्बन का घूम के साइकिल। अच्छा, अगर हमने इस चीज को, ग्लूकोज को, या लेट से कुछ सी एनिमल्स ने या प्लांट्स ने अगर इसको एनर्जी के लिए यूज नहीं किया तो क्या करेंगे? इट इज आइदर यूज फॉर एनर्जी और इट इज कन्वर्टेड टू अदर सब्सटेंसेस, लाइक हमने बात की थी एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन। हम जब, छोटा बच्चा जब खाना खाता है तो हड्डियां ग्रो होती है, हड्डियों में क्या है? प्रोटीन्स एंड अदर सेल्स। सो प्रोटीन में भी कार्बन की आवश्यकता है। तो अगर आप उसको एनर्जी के लिए यूज ना करो, ग्लूकोज को, कार्बन को, तो आप उसको एक्सोस्केलेटन जो शेल्स बनाते हैं ना, या फिर एंडोस्केलेटन जो इंटरनल हड्डियां होती है, उसको बनाने में भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, कुछ और प्रोसेसेस भी हैं जिससे CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। एक तो है रेस्पिरेशन, यस, जिससे एटमॉस्फेयर में वापस चला गया। देखो अभी तो CO2 आया, CO2 चला गया, ये हो गया साइकिल। बट यहां पर अगर हमने इसको ये नहीं किया प्रोसेस, तो ये इसमें स्टोर हो जाएगा। क्लियर? गुड। नाउ देयर आर सम अदर प्रोसेसेस जिससे CO2 हवा में वापस जा सकता है।
वो है कंबशन। कंबशन का मतलब बर्निंग, कंबशन मतलब बर्न करना। तो जब आप बर्निंग करोगे ऑफ फ्यूल, इट ऑल्सो रिलीजेस CO2। तो अगर मैं कोल बर्न करता हूं जो कि कार्बन ही है, अगर मैं कार्बन को बर्न करता हूं तो CO2 निकलता है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में। अगर मैं डीकॉम्पोजिशन की बात करूं, डीकॉम्पोजिशन मतलब डीकॉम्पोजिशन ऑफ डेड लिखा है मैंने यहां पे, डेड ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो रिलीजेस CO2। तो जब डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, डेड अर्थवर्म्स अगर जमीन में चले गए तो उस पर कुछ ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं, उनको डीकंपोज कर देते हैं और फिर जो निकलता है वो भी CO2 है। सो इसका यह मतलब हुआ कि इवन इफ वी डू नॉट डू दिस, अभी सपोज मेरे पास बहुत सारा ग्लूकोज है बॉडी में, ओके, एन एनिमल हैज अ लॉट ऑफ ग्लूकोज, लॉट ऑफ कार्बन इन हिज बॉडी, वो रेस्पिरेशन कर सकता था बट वो मर गया। अब बोलेंगे सर फिर वो कार्बन वापस जाएगा क्या CO2 में, एटमॉस्फेयर में? तो हम बोलेंगे बिल्कुल, जब वो डेड हो जाएगा तब डीकॉम्पोजिशन उस पर होगा और वो डीकॉम्पोजिशन से वापस CO2 चला जाए। सो कोई और रेस्पिरेशन करके उसको रिलीज कर देगा, राइट? सो दिस थिंग इज ऑलवेज हैपनिंग। इसके एडिशन में एक दो और चीजें भी आती है जो हम लोग, एक जो ग्राफ है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है वो साइकिल, उसको हम ड्रॉ करेंगे और फिर हमको फिर से रिवाइज करने का मौका मिलेगा। तो चलो इसको हटा देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट द कार्बन साइकिल थ्रू दिस डायग्राम, जहां पर हम लोग पिछले जो हमने स्लाइड में बातें की थी उसी को थोड़ा सा लेट्स से रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ ध्यान देना ये बात कि कार्बन साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, साइकिल, ओके। सो पहले तो हम लोग शुरू करेंगे यहां से, जहां कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो आपको याद है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम एकमात्र कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन हमारी बॉडी में हम नहीं ला सकते, हमको प्लांट्स को खाना पड़ेगा। तो प्लांट्स एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं, ठीक है। तो जब प्लांट्स उसको लेते हैं तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि आप इसको बोल सकते हो ये है फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के जरिए वो उसको ग्लूकोज एंड अदर कंपाउंड्स में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स में होते हैं तो उसको एज फूड एनिमल्स खाते हैं और एनिमल्स को भी और एनिमल्स खा सकते हैं, बट यू अंडरस्टैंड कि वो पहले प्लांट्स फिर एनिमल्स में आया, ठीक है, एज फूड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एनिमल्स, जैसे कि जो प्लांट में थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन बेस्ड कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज, अदर स्टार्च एटसेट्रा, तो वो जब एनिमल ने खाया तो अपने बॉडी में एनिमल ने उसको अपनी बॉडी बनाया जिसमें कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं, राइट। और ये होने के बाद जब एनिमल्स ने रेस्पिरेशन किया तो रेस्पिरेशन करने से हमने एटमॉस्फेयर में CO2 छोड़ दिया, ठीक है। तो ये डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि यहां पे कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स में आए, प्लांट्स ने एनिमल्स, सो अब एनिमल्स रेस्पिरेशन करके वापस से CO2 छोड़ देंगे, बट ये बात नहीं है, सिर्फ रेस्पिरेशन तो प्लांट्स भी करते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस जब होता है तब वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, बट जब प्लांट खुद रेस्पिरेशन करता है तो वही प्रोसीजर जैसे एनिमल्स करते हैं ना CO2 छोड़ने का, वो प्लांट्स भी वही करते हैं। सो प्लांट्स रात में ये वाला प्रोसीजर करते हैं बिकॉज उन्होंने खाना बना तो लिया, अब खाना डाइजेस्ट भी तो करना है, रेस्पिरेशन से ही होगा। सो ये तरीके से वो CO2 वापस पहुंच गया, राइट, ग्रेट। अब उसके बाद जनरली जब प्लांट्स और एनिमल्स जब मरते हैं या उनका डीकॉम्पोजिशन होता है या आप उनको बर्न कर देते हो, वुड वगैरह को बर्न कर दिया आपने, तो जब आप प्लांट्स और एनिमल्स को बर्न करते हो या फिर जब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ग्राउंड में है, अंडरग्राउंड जो है, वो उनको जब डीकंपोज करते हैं, जब उनको तोड़ते फोड़ते हैं और जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसको वो डीकंपोज कर देता है, तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद फिर से CO2 वो
छोड़ते हैं। सो ये उल्टा काम, देखो एक तो हमने CO2 रेस्पिरेशन करके छोड़ा, एंड वंस वी आर डेड वी आर इनटू द ग्राउंड, तब हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाएंगे और वो डीकम्पोज करके भी CO2 छोड़ देंगे। सो सिर्फ हम ही नहीं, प्लांट्स के साथ भी वो ऐसा करेंगे, ठीक है। सो डीकम्पोजिशन बाय माइक्रोब्स, सो आप माइक्रोब्स लिख सकते हो इन शॉर्ट। ये सब बीच की चीजें बुक में नहीं दी है तो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ये कैसे हुआ। सो फिर से CO2 इन एटमॉस्फेयर, प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स ने रेस्पिरेशन किया, सिर्फ इतना ही नहीं प्लांट्स ने भी रेस्पिरेशन किया, ओके। और प्लांट्स और एनिमल्स जब मर गए तो उनको डीकम्पोज भी कर दिया माइक्रोब्स ने और वो निकल गया, करेक्ट, ओके। अब उसके बाद कुछ और चीजें भी हो रही है प्लांट्स और एनिमल्स के साथ। प्लांट्स जब फॉसिलाइज हो जाते हैं, मतलब जमीन के अंदर दब जाते हैं, और उसके बाद ओवर लैक्स ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स जब उस पर टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशंस लगती रहती है, देन दैट प्लांट्स कैन बी कन्वर्टेड टू पेट्रोलियम एंड कोल। सो कोल याद रखना इज मेड ऑफ प्लांट्स, कोल जो है वो प्लांट्स का है, और पेट्रोलियम में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के फॉसिलाइज्ड रिमेन्स है। फॉसिलाइज्ड रिमेन्स मतलब क्या, अगर मैं मर जाता हूं और मैं जमीन के अंदर रह जाता हूं, एंड पहले तो कोई जलाने वालाने का कोई काम नहीं करते थे, पहले तो बस मर गए, जमीन पे मिट्टी डाल दो, खत्म ना। ओवर द ईयर्स जब उसमें मिट्टी आती है, प्रेशर आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, देन इट इज कन्वर्टेड टू द फ्यूल विच वी हैव, लाइक पेट्रोलियम, ऑयल, है ना, कोल, जो डार्क आप कोल देखते हो। सो दैट इज फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ। सो याद रखना कोल इज फ्रॉम प्लांट्स एंड पेट्रोलियम इज फ्रॉम बोथ, ओके। अच्छा, एक और बात हो सकती है कि ऑर्गेनिक, तो देखो आप कार्बन कहां कहां है, कार्बन यहां था, ये मर गया, सपोज इसको किसी ने खाया ही नहीं, सपोज इसको किसी ने नहीं खाया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने भी नहीं खाया, या फिर खाया थोड़ा सा रह गया, तो बच जाता है फिर भी कुछ कोल, ठीक है, या फिर पेट्रोलियम। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एनिमल्स के साथ एक और चीज हो सकती है, जैसे जो सी क्रीचर्स होते हैं, या फिर जो लाइक से स्नेल होता है, तो स्नेल अपने बॉडी पर एक एक्सोस्केलेटन बनाता है, एक्सोस्केलेटन जो हमने बात किया था, है ना, तो उसके ऊपर जो वो शेल है, वो शेल कार्बन के कंपाउंड्स का बना हुआ है, इसको कार्बोनेट्स बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कार्बोनेट। सो इस तरीके से वो बन गया। सो कार्बन देखो यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, और एटमॉस्फेयर में चला भी गया। अब एक चीज रह जाती है वो कि CO2 इन एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड इन द वाटर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। तो वहां पे कार्बोनेट्स बनता है, सब केमिकल प्रोसेस होता है, एंड दोज कार्बोनेट्स कैन प्रेसिपिटेट टू फॉर्म लाइमस्टोन, यस, अंडर द सी, अंदर शैलो सी में वो बन सकते हैं, ठीक है। सो प्रेसिपिटेट मतलब वो जो भी कंपाउंड्स है वो ऐसे सेटल डाउन हो जाते हैं, और सेटल डाउन होने के बाद वो लाइमस्टोन बनता है। सो लाइमस्टोन में और भी चीजें होती है, सिर्फ कार्बोनेट्स नहीं होते, और भी चीजें होती है उसमें। इट्स अ मिनरल, इट्स अ स्टोन, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिल सकते हैं। एंड लाइमस्टोन इज अ वेरी डिफरेंट, एंटायरली अ डिफरेंट टॉपिक, जहां पर आप पढ़ते हो कि उसमें क्या क्या यूजेस है उसके, और बहुत सारे यूजेस है, ठीक है। नाउ some 2-3 things which are not given in the book is that inorganic carbonates भी लाइमस्टोन बना सकते हैं एक्यूमुलेट हो के, मतलब कि जो सी क्रीचर्स होते हैं जिनका एक एक्सोस्केलेटन होता है, वो भी जमा हो के लाइमस्टोन बना सकते हैं, और बहुत सारे साल लगते हैं उसको, ठीक है। एक और बात जो ये नहीं बताई है यहां पर, वो ये कि कोल और पेट्रोलियम को जब आप बर्न करते हो तो भी एटमॉस्फेयर में CO2 निकलता है। तो बेसिकली इनको बर्न करके भी CO2 बाहर आता है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, लाइमस्टोन को भी जब आप बर्न करते हो, हीट करते हो, तब भी उसमें से CO2 निकलता है। बट यस, बुक में आपको कुछ चीजें दी है और कुछ चीजें नहीं दी है, विच इज फाइन। आपको कुछ चीजें याद रखनी है जो बुक में दी है, अगर आपको चाहिए तो आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हो, डेफिनेटली दिस इज नथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। CO2 एटमॉस्फेयर में प्लांट्स में आता है, कभी कभी पानी में भी चला जाता है, और लाइमस्टोन बन जाता है, खत्म। वैसे तो यहां से भी बर्न करके आप ले सकते हैं। फिर प्लांट से एनिमल्स में आता है, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों मरते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं, तो CO2 चला गया, या फिर दोनों मर के पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, या फिर एनिमल्स कभी कभी कार्बोनेट्स बनाते हैं। तो बेसिकली ये, नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि ये रिटर्न कैसे हुआ। तो रिटर्न हुआ रेस्पिरेशन से,
डीकम्पोजिशन से, और ये क्या है, बर्निंग। दिस इज नेसेसरी बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि ये फॉसिल फ्यूल से क्या होता है प्रॉब्लम। नाउ दिस क्वेश्चन कम्स हियर इन योर बुक विच इज क्वेश्चन नंबर 3 on page 201, which asks you list any 3 human activities which would lead to increase in carbon dioxide content of air। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ एयर कैसे बढ़ सकता है? अगर आपने फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए तो बढ़ सकता है, जो कि यहाँ पे डायग्राम में आपके नहीं दिया है बुक में, बट यू शुड ऐड दिस टू योर डायग्राम, ठीक है। इंसानों की वजह से अगर फॉरेस्ट फायर्स हो गए, मतलब ये बर्न होता है, बट फॉरेस्ट फायर्स भी हो सकते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड, कभी कभी इंसान ही कर लेता है ना। जैसे खेती क्लियर करने के लिए वो जला देता है, वीड्स वगैरह जला देता है, तो उससे CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ता है। और डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से भी प्रॉब्लम आता है। देखो, अगर डिफॉरेस्टेशन कर दिया मतलब प्लांट्स कम हो गए, प्लांट्स कम हो गए तो ये CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ने लग जाएगा, बिकॉज ये प्रोसेस तो चल ही रही है, ये प्रोसेस चल रही है, बट ये प्रोसेस कम हो गई, सो डेफिनेटली इनटेक विल बी लेसर, गिव आउट विल बी लार्जर, तो उसकी वजह से CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। अब CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ने की वजह से एक चीज हो रही है जो हम लोग ये स्लाइड हटाने के बाद देखने वाले हैं, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो चलो इसको हटा देते हैं, मिलते हैं लास्ट सेक्शन में। नाउ अ राइज ऑफ CO2 लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू एन फिनोमेनन विच इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हम लोग देखने वाले हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और उससे क्या होने वाला है। बहुत शॉर्ट में आपकी बुक में दिया है, हम भी शॉर्ट में ही रखेंगे। So just like heat is trapped inside a glass enclosure and leads to rise in temperature. So basically देखो, अगर आप सोलर कुकर वगैरह यूज कर रहे हो तो यू हैव अ ब्लैक बॉक्स जिसमें आप लोग एक यहाँ पर एक मिरर रखते हो और फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो आपको मैं दिखाई रहा हूँ उसको फोटो। सो जब लाइट रिफ्लेक्ट होके वो फूड जो आपने स्टोर रखा हुआ है कंटेनर में, तो वो फूड गर्म होने लगता है। अब आप उसको ग्लास से एनक्लोज कर देते हो। क्यों करते हो? बिकॉज जब लाइट अंदर जाती है, हीट अंदर जाती है, तो हीट वापस एस्केप नहीं हो पाती है, बहुत सारी हीट अंदर ही ट्रैप हो जाती है एक्स्ट्रा। सो अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है। सो ये जो सिचुएशन है जहां पर अंदर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जस्ट लाइक हीट इज ट्रैप्ड इनसाइड अ ग्लास एनक्लोजर लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ट्रॉपिकल प्लांट्स आर ऑल्सो केप्ट लाइक दैट। सो देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कोल्डर कंट्रीज में हमको ग्रो करने हैं, राइट? तो कोल्डर कंट्रीज में सपोज आपको कुछ भी ग्रो करना है, जैसे यहां पर जो ग्रो होते हैं, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल सम फ्लावर्स इफ यू वांट टू ग्रो, ठीक है। अब कुछ फ्लावर्स को ये इंडिया वाला टेम्परेचर अच्छा लगता होगा, है ना, एक टेम्परेचर लाइक 25 to 35 डिग्री सेल्सियस उसको अच्छा लगता होगा। बट देन अगर आप इसी चीज को कोल्डर कंट्रीज में ग्रो करना चाहते हो, देन इट विल नॉट ग्रो बिकॉज द टेम्परेचर माइट फॉल बिलो 20, 15, 10 इवन इन द डे। सो दैट टेम्परेचर इज डेफिनेटली नॉट फेवरेबल। सो आप क्या करते हो, एक ग्लास एनक्लोजर तो नहीं बट एक सेटअप ऐसा तैयार करते हो, बड़ा सा सेटअप, जहां पर अंदर क्रॉप्स या जो भी आपको फ्लावर्स या जो भी क्रॉप्स आपको ग्रो करने हैं वो कर सकते हो। तो ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी और ज्यादा ठंडी भी नहीं होगी। सो अंदर एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर होगा एंड इट विल बी हायर देन द आउटसाइड टेम्परेचर। सो इस एनक्लोजर्स को बोलते हैं ग्रीन हाउसेस। ओके, नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, और मे बी द सैड पार्ट इज, कि इस पूरे प्लैनेट का ही ग्रीन हाउस इफेक्ट हो चुका है। इस पूरे प्लैनेट का मतलब कि सन से लाइट आ रही है, सन से एनर्जी आ रही है, हीट आ रही है, और फिर वो रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। देखो, अभी जैसे मैं यहाँ पर बाहर खड़ा हूं और मेरे पास में मिरर है सपोज, ठीक है, तो ऐसे मिरर लेके मैं खड़ा हूं बाहर, तो सन से लाइट आई और चली जानी चाहिए एनर्जी, है ना, हीट एनर्जी आई, रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। बट हम देखते हैं कि आती तो है पर जाती नहीं है, एनर्जी ट्रैप हो रही है वो अर्थ पे बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये ट्रैप कैसे हो रही है? ट्रैप हो रही है बिकॉज ऑफ सम गैसेज लाइक CO2, मीथेन वगैरह। दे डू द सेम थिंग जो ग्लास एनक्लोजर कर रहा था, या फिर जो हम लोग क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सेटअप बनाए थे, वो पूरे प्लैनेट के लिए वो गैसेस ऐसा काम कर रहे हैं। उसकी वजह से राइज ऑफ एवरेज टेम्परेचर हो चुका है। सो बेसिकली बहुत सारी जगह जैसे एंटार्क्टिका या नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहां पर जहां कभी भी टेम्परेचर्स
लेट्स से -20 से ऊपर कभी जाते ही नहीं थे, -10 से ऊपर कभी जाते ही नहीं थे, वहां टेम्परेचर अब ज्यादा होने लग गए। अब टेम्परेचर -8, -4, इवन 0, 1, 2 ऐसे बढ़ने लग गए। एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग। तो आपको लगेगा व्हाट्स द पॉइंट, एसी चला लेंगे, बट दैट्स नॉट सिंपल, राइट? बिकॉज एसी चलाना या खुद मेंटेन कर लेना, दैट इज योर थिंग, राइट? यू कैन डू इट एज ह्यूमंस, बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स? जो प्लांट्स बाहर ही हैं, या व्हाट अबाउट द एनिमल्स, विच सो मेनी एनिमल्स आर देयर जो आपके कंट्रोल के बाहर है, जो बस नेचर के भरोसे पे जी रहे हैं। सो अगर टेम्परेचर बढ़ने लग जाए एवरेज, उसकी वजह से आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, सी लेवल्स राइज हो जाए, बारिश कम ज्यादा होने लग जाए, ऑल दोस थिंग्स आर इट्स अ ह्यूज टॉपिक। ओके, सो ग्लोबल वार्मिंग उसको बोलते हैं। ग्लोबल, पूरे ग्लोब का, पूरे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है 0.5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। नाउ फॉर यू इट माइट नॉट बी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको लगेगा कि यू नो मेरे शहर में तो टेम्परेचर और मेरे शहर में टेम्परेचर 5 से लेके 45 तक होता है, इतना फर्क तो पड़ता ही है, उसमें क्या है। बट if you read more about global warming, which you should, you will find out that there are many things which are affected because of just 0.5 degree Celsius or 1 degree Celsius of average increase in temperature year round. So anyway, so this is the greenhouse effect, जो कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस की वजह से हो रहा है, और मीथेन भी है उसमें, बट यू शुड अंडरस्टैंड ये भी दोनों भी कार्बन बेस्ड है। सो कार्बन बेस्ड गैसेस अगर ज्यादा हो जाए, सो ग्लोबल, हम कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगा, ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम। यू शुड मेंटेन इट समहाउ। सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट अर्थ बहुत बड़ा है, इंसान बहुत कम है, बट फिर भी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत मेजर चीजें हो सकती हैं, एंड यू डोंट इवन नो ऐसे ऐसे लाइफ फॉर्म्स हमारे एक्टिविटीज की वजह से इफेक्ट हो जाते हैं। वी डोंट इवन रियलाइज क्या क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे एक्शंस का। एंड वंस यू रियलाइज, you will definitely be a more responsible human being, right? Okay, so let's close this. We should do one question, which the question says, what is greenhouse effect? So greenhouse effect क्या है? Greenhouse effect is the increase in temperature of that enclosure due to some gases like CO2, methane, etc., जिसकी वजह से global warming होती है, right? So that's the answer. So let's close this video here, and in the next videos we will see some more cycles. Till then, पढ़ाई करते रहे।